वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में साइंस के वो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और अपने आप को देखिए, जांचिए, परखिए कि आपके साइंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसका PDF आपको लेना है तो प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कीजिए। लॉजिक पाठशाला 16 को ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको स्टैटिक्स, जीके, करंट्स सभी की वीडियोस एंड PDF आपको वहाँ मिल जाएंगे। एंड वहाँ मैम आपको क्विज़ भी कराती हैं, तो प्लीज़ उन क्विज़ को भी आप अटेम्प्ट कीजिए कि देखिए अपने कि आप जो तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। और अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द क्विकलाइम। क्विकलाइम जाना जाता है, करेक्ट आंसर है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्विकलाइम बोलते हैं और इसी को हम वंट लाइम भी बोलते हैं। CaO की अगर हम एस्ट्रो रिएक्शन करा देते हैं तो CaOH का होल्टवाइज बनता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कैलामाइन इज एन और ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। कैलामाइन निम्नलिखित में से किसका आयक्स है? तो ये आंसर है जिंक। ये जिंक का आयक्स है और कैलामाइन का जो फॉर्मूला होता है वो Zn CO3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा वायवीय श्वसन का सामान्य अंतिम उत्पाद है? करेक्ट आंसर है C, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड अवायवीय श्वसन का ये अंतिम उत्पाद है। और ये अवायवीय श्वसन जो है ये एक टाइप का श्वसन है जो थ्रू विच सेल्स कैन ब्रेक डाउन शुगर टू जनरेट एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो क्या करता है? एनर्जी को जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में हंसली एक प्रकार का है। जो मानव शरीर में हंसली एक प्रकार का है वो क्या है? कॉलर बोन्स है। ये क्या होता है? लेफ्ट में भी होता है और ये राइट में भी है। ठीक है, और ये शोल्डर और स्टर्नम के बीच में एक है। ये जाना जाता है कि वो क्या जाना जाता है? वो ब्रेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये क्या है? एक लॉन्ग बोन है। कोई भी बीमारी जिसका नाम प्रत्यय एंसेफ्लाइटिस है, ये किसका विकार है? ठीक है, तो ये देखिए ये ब्रेन, बी आंसर इज द करेक्ट। ये ब्रेन का विकार है। ठीक है, और ये क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। किसके कारण फैलता है? ये बैक्टीरिया और फंजाई के कारण ये फैलता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। समान विकार से प्रभावित पुरुषों की तुलना में महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बहुत कम है? तो करेक्ट आंसर है इसका बी। जो कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होती है वो महिलाओं में बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 7, जब हम बुझे हुए चूने में क्लोरीन प्रभावित करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? करेक्ट आंसर है सी, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है? ये ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है तो CaOCl2। ओके, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिट टू वर्क फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स फील्ड ऑफ द फिजिक्स। निम्नलिखित में से किसे भौतिकी के विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशीय क्षेत्र के एकीकरण के लिए काम करने का श्रेय किसे दिया जाए? करेक्ट आंसर है ए, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को दिया था। और इन्होंने शो किया था कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इनको जाना जाता है स्कोटिक्स मैथमेटिशियन के नाम से जाना जाता है। और इन्हें क्या है कि जो मैथमेटिकल वर्क के लिए इन्हें बेस्ट भी माना जाता है। इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बिहेवियर ऑफ गैस पे इन्होंने वर्क किया था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अकर ओनली इन द सॉलिड्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि स्ट्रेस जो होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, नॉर्मल और शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है,
नॉर्मल भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूम स्ट्रेस। और जो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं वो कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस कितने प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 क्या है कि पेंडुलम की आवृत्ति क्या होती है यदि इसे निरंतर त्वरण के साथ ऊपर की ओर बढ़ने वाली लिफ्ट की छत से इसे निलंबित किया जाए। तो जब जब ये निलंबित करते हैं तो आवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द एथेनॉल। एथेनॉल के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, एथेनॉल के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए, जो एथेनॉल होता है वो गुड सॉल्वेंट होता है, ये बात सही है बिल्कुल। इट गिव्स आउट हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद सोडियम। जब भी एथेनॉल की हम रिएक्शन सोडियम से कराते हैं, ठीक है, सोडियम से Na से कराते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन मिलता है, तो ये बात भी सही है। बट ये क्या होता है, ऑर्डरलेस नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज आइडेंटिफाई द 7th ग्रुप 4th पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, मेंडलीफ ने दी थी। जो 7th ग्रुप और 4th पीरियड का जो ग्रुप एलिमेंट्स है, करेक्ट आंसर है सी, मैग्नीज। ठीक है, Mn, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। 25 इसका एटॉमिक नंबर है, और इसे कौन से ग्रुप में रखा जाता है, 7th A ग्रुप में इसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि का क्या कारण है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, कि जो अट्रैक्शन है बिटवीन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेज। जब भी न्यूक्लियस बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस घटेगी, जब एटॉमिक रेडियस घटेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि सर हम्फ्री डेवी द्वारा आविष्कार किया गया था। किसका आविष्कार किया था, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, और इससे इन्वेंटेड किया था 1815 में, इसको इन्वेंटेड किया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। स्टडी ऑफ द ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर है इसका बी, ब्रायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लॉजी का मीनिंग क्या होता है, स्टडी। ओके, ब्रायोफाइटस सच एज मोसिस एंड लीवरवॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। जीव विज्ञान के किस शाखा को पृथ्वी पर जानवरों के वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, जो जियोग्राफी के अध्ययन के लिए इसे जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर है बी, 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है इसका डी, डी इसका करेक्ट आंसर है, कि जो हीलियम होती है वो हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं। कौन सी इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब हमारी कौन सी होती है, नोबल गैसेस होती हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं, और इनका अस्त्रक हमेशा पूर्ण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए। निम्नलिखित में से किस पौधे समूह को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जमीन और पानी दोनों की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर है इसका डी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को दोनों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। पोरिन्स कहाँ स्थित हैं। पोरिन स्थित होते हैं आउटर मेम्ब्रेन के ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में ये स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। गैमेटोफाइटिक पीढ़ी, गैमेटोफाइटिक पीढ़ी निम्नलिखित में से किसके प्रमुख है। जो गैमेटोफाइटिक है, ठीक है, वो पीढ़ी, ये ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में ये प्रमुख है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। किस पौधे के ऊतक में फ्लोएम और जाइलम दोनों होते हैं। करेक्ट आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं।
जो फ्लोएम है वो हेल्प करता है ट्रांसपोरेशन ऑफ द फूड पार्टिकल में, और जो जाइलम है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड सॉल्युबल कंपोनेंट में, ये हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कॉम जेली समुद्री करोदा समुद्री अखरोट के उदाहरण हैं। ये जो उदाहरण है ये है टीनोफोर के। टीनोफोर के जो हैं ये उदाहरण हैं, और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और यही इंक्लूड करता है मेरीन इन्वर्टेबल को इंक्लूड करता है। 24 क्वेश्चन नंबर 24 है कि ग्लिसरोल इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एनिमल फैट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ग्लिसरोल पशु वसा का उपोत्पाद है जिसका उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द एबव। इसका जो उपयोग किया था वो टूथपेस्ट में भी किया जाता है, प्लास्टिक में भी, और पेंट्स में भी। तो इस तीनों में ही इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व? ऑप्टिक नर्व के फंक्शन का क्या कार्य है? देखिए, ऑप्टिक नर्व का कार्य है रिले सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड आइज। जब ब्रेन एंड आइज के बीच में सिग्नल देता है तो जिससे क्या होता है, हमारा विजन एक्ट होता है। ठीक है, आगे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सेंसेस आर देयर? निम्नलिखित में से कितनी इंद्रियां हैं? तो करेक्ट आंसर है बी, 5 इंद्रियां हैं, जिसमें हमारी ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये सब क्या है, हमारी 5 ऑर्गन्स हैं। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द थिक फिलामेंट्स? मोटे तंतु का व्यास क्या होता है? मोटे तंतु का व्यास होता है 16 mm। 16 mm मोटे तंतु का व्यास होता है, और जो थिक फिलामेंट होता है मेड अप ऑफ बाइफेसिक एंड एलोगिनेटेड प्रोटीन से बने होते हैं, जो कहलाते हैं मायोसिन कहलाते हैं। प्रोसेस वेयर यूरिन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड? वह प्रक्रिया जिसमें मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया कहलाती है, करेक्ट आंसर इसका बी, यूरिनेशन प्रक्रिया कहलाती है। जब भी क्या होता है, मूत्र को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। जो मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियाँ होती है वो होती है हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। तो ये जब हमारी क्या होती हैं, ये तीनों ही ग्रंथियाँ क्या होती हैं, पाचन क्रिया से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, विच ग्लैंड इज नोन एज द इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी? किस ग्रंथि को शरीर की आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड्स इसको कहते हैं, करेक्ट आंसर है इसका डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विच टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन अकर्स इन द हाइड्रा? हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में बडिंग, इसमें जो होता है वो प्रजनन होता है बडिंग रिप्रोडक्शन जो होता है वो हाइड्रा में होता है। बडिंग क्या होता है? सेक्सुअल मोड ऑफ द प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि मायोमैकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मायोमैकोलॉजी का अध्ययन आंट के लिए किया जाता है, और ये जो शब्द दिया था ये विलियम मॉर्टन व्हीलर ने शब्द दिया था, और ये जो ब्रांच है ये ब्रांच है एंटोमोलॉजी की ब्रांच है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज प्रोपोज्ड बाय द। ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है डार्विन। डार्विन के द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, और ये थ्योरी जो थी ये एक्सप्लेन हुई थी फॉर अडेप्टेशन के लिए थ्योरी एक्सप्लेन किया गया था। एलोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो एलोसोम होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हनी डेट हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर डज नॉट, बिकॉज जिस शहद में चीनी की मात्रा अधिक होती है वह सड़ता नहीं है, क्योंकि। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है किसी प्रोटीन। अमीनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। यह हमारे अमीनो एसिड कितने? 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। डीएनए इज स्टोर्ड मेजरली इन डैश ऑफ द सेल। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के संग्रहित होता है। करेक्ट आंसर इसका ए, न्यूक्लियस, नाभिक में संग्रहित
होता है। अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए लोकेटेड होता है कहाँ? न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है। ठीक है। और वट इज जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए कैन ऑल्सो फाउंड इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसे क्या कहते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है। और डीएनए स्टोर करता है कोड मेड अप ऑफ द 4 केमिकल बेसिस को क्या करता है? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोनिन और थाइमिन। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाता है कि डीएनए में क्या क्या होता है। तो आप एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, तो आप इन चारों का आपको इनाम याद रखने पड़ेंगे कि डीएनए में ये 4 बेसिस होते हैं। ठीक है। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। Atoms having the same number of protons but the different number of neutrons are called। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटोनों की संख्या समान, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे आइसोटॉप्स कहलाते हैं। आइसोटॉप वही जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम, और एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो हमारे कौन से होते हैं? आइसोटॉप हो गए। अब एक होता है हमारा आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है कि एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये हमारा क्या है? आइसोबार। और ये क्या है? आइसोटॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की अधिकतम प्रतिशतता होती है? तो है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कार्बन की अधिक प्रतिशतता होती है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन होता है ये हार्ड ब्रिटल होता है, नॉन मिलेबल होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? इसमें ज़्यादा मात्रा होती है। विच एलिमेंट्स बिहेव केमिकली बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल। कौन सा तत्व धातु और धातु दोनों रूप से रासायनिक रूप से क्या करता है? व्यवहार करता है। तो वो तत्व कौन सा है? तत्व है बोरोन, सिलिकॉन। ठीक है। तो ये क्या है? हमारे मेटोलॉइड्स होते हैं। ठीक। तो जो ये जो धातु दोनों का ही जो रासायनिक से व्यवहार करते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? मेटोलॉइड्स होते हैं। मेटोलॉइड्स हमारे कौन से होते हैं? बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मीनियम, सब हमारे क्या होते हैं? ये मेटोलॉइड्स होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन द वाटर। निम्नलिखित में से कौन पानी में घुलनशील नहीं? करेक्ट आंसर है लेड सल्फेट। लेड सल्फेट मतलब PbSO4। PbSO4 जो है वो पानी में घुलनशील नहीं है। और ये क्या है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक है। नेक्स्ट है पीएच स्केल रेंज फ्रॉम। पीएच स्केल जो होता है वो 0 to 14 होता है और 0 से 7 तक हमारे एसिड्स होते हैं और 7 to 14 हमारे बेसिस होते हैं और 7 पे हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण क्या है? निर्जलीकरण है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है। ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग primarily causes lead pollution। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मुख्य रूप से सीसा प्रदूषण का कार्य बनता है? करेक्ट आंसर है ऑटोमोबाइल्स, बैटरीज, ये होके प्रदूषण कारण बनती है। जो लेड होता है वो कॉमन एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट है। ठीक है। अल्कोहल को पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में उपयोग करने में कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है? ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं अल्कोहल को पेट्रोल में मिलाते हैं ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही क्या है? ये पदार्थ उत्पन्न होते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास अल्कोहल है तो अल्कोहल क्या कर रहे हैं? 6O2, तो 6CO2 प्लस 5 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही क्या हो रहे हैं? उत्पन्न हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब कोई वस्तु हवाई जैसे गिरती है तो उसमें क्या वृद्धि होती है? काइनेटिक एनर्जी, मास, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल। तो उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 12mv², जहाँ पे m होता है मास, v क्या होती है? वेलोसिटी मतलब वेग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ दीज इंडिकेट्स द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट इज द प्रिज्म। इनमें से एक प्रिज्म में
प्रकाश के विभिन्न रंगों के विभाजन को दर्शाता है। करेक्ट आंसर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मैनी मेटल का जैसे ग्लास का, तो वेरीज करता है वेवलेंथ। कलर ऑफ लाइट जो कि यूज़ करते हैं एक इसकी फिनोमिना में जो कहलाती क्या है, डिस्पर्जन कहलाती है। और इसी प्रिज्म्स में क्या है, लाइट को गुजारा जाता है जो 7 रंगों में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। तो उसी से ही क्या बनता है, एक रेनबो बनता है। और प्रिज्म का यूज़ ही लाइट को तोड़ने में ही यूज़ किया जाता है एक डिफरेंट पोलराइजेशन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, द लेंस ऑफ आई इज बिहाइंड। द आँख का लेंस किसके पीछे होता है, आँख का लेंस होता है आइरिस एंड पुपिल के पीछे होता है। और ये क्या होता है, ये सेकंड पार्ट होता है हमारी आइज का। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, आप पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द। किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव को कहते हैं, क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, एफ बराबर होता है एम में, जहाँ एम होता है मास, ए होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। करेक्ट आंसर है इसका बी, ओम इसकी एसआई यूनिट होती है। और अगर यह है वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर आए तब भी ये रेजिस्टेंस की यूनिट होगी। ओके, थैंक यू।